हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में सेंट्रॉइड को डिस्कस किया था और हमने देखा था वी सॉ कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर हमें किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के बारे में पता हो, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता हो। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, अभी वी विल टॉक अबाउट सर्कम सेंटर। तो हम लोग जो है, एक ट्रायंगल अगर दिया हुआ हो, सपोज ये ट्रायंगल आपके पास एक दिया हो और इसके सर्कम सेंटर के बारे में हम लोग बात करें कि इसके सर्कम, तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उसके सर्कम सेंटर को बना लेते हैं कि वो कैसा बनेगा। सपोज ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है एंड सपोज ये एक सर्कल जो है, ये इसे सर्कम, ये इसका सर्कम सर्कल है। इसको बड़ा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सपोज इसका सर्कम सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये एक सर्कम सर्कल है इसका। ठीक है, अब देखिए, अगर ये एक सर्कम सर्कल है, आपको पता होगा हम लोग बात कर रहे हैं सर्कम सेंटर निकालने की, सर्कम सेंटर निकालने की। और सर्कम सेंटर आओ किसके लिए, तो अगर एक ट्रायंगल दिया हो ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट आपको पता हो x1 कॉमा y1, बी का कोऑर्डिनेट पता हो x2 कॉमा y2 और सी का कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है x3 कॉमा y3, तो हमें निकालना है कि ये जो सेंटर बनेगा, सपोज अब ये कहीं भी अब एक सेंटर बन सकता है। सपोज यहाँ एक सेंटर बन रहा है, सपोज सर्कल का यहाँ एक सेंटर बन रहा है और इस सेंटर का मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 और y1 y2 y3। तो वो कैसे निकालेंगे, मतलब ये सेंटर हम अगर x कॉमा y माने तो x को किस तरीके से x1 x2 x3 के टर्म्स में लिखेंगे और y1 y2 y3 के टर्म्स में लिखेंगे, ये हम लोग देखेंगे अभी। तो देखिए, पहला चीज आप समझिए कि कोई भी आप सर्कल का प्रॉपर्टी जानते हो, अगर कोई सर्कल है और ये एक ट्रायंगल उसके बीच में आपको दिख रहा हो, बट इस सर्कल के लिए ये तीनों साइड्स जो हैं वो कॉर्ड्स की तरह हैं। तो आपको पता होगा अगर किसी भी सर्कल में कोई कॉर्ड रहता है, तो उस कॉर्ड्स के ऊपर अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस कॉर्ड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर जो है, वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है इन टू हाफ। आपको पता होगा ये प्रॉपर्टी होता है सर्कल का कि अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि परपेंडिकुलर होगा उसके किसी भी साइड्स, ट्रायंगल के किसी साइड्स को, और कोई भी साइड मैं क्या बोल रहा हूं, उसे उसे कॉर्ड बोल रहा हूं। तो वो कॉर्ड जो होगा, उस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा इन टू हाफ। मतलब ये जो है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसका, ये लाइन। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे कॉर्ड की बात करूं, तो उसके ऊपर भी अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो वो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा इन टू हाफ्स। आपको पता होगा ये, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इसके ऊपर, मतलब उसके एक दूसरे साइड के ऊपर, उसी तरह तीसरे साइड के ऊपर भी अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, आपको पता होगा ये सर्कल का बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर उसके साइड्स के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो वो तीसरे वाले कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करेगा इन टू हाफ। तो ये आपको पता होगा, इसीलिए कहा जाता है कि सर्कम सेंटर इज नथिंग बट, सर्कम सेंटर जो है वो कुछ नहीं है बल्कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो इसीलिए इसी प्रॉपर्टी के कारण आपको सर्कम सेंटर को बोला जाता है कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट इज नथिंग बट, ये क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसे हम सर्कम सेंटर बोलते हैं।
तो ये आप समझ गए। अब आप देखिए आपको निकालना क्या है, ये जो आपका सेंटर आया इस x कॉमा वाई, इसके अगर कोऑर्डिनेट्स को मैं मानता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स को x को आपको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 और y को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ मतलब y1 y2 y3 या फिर कोई भी आप किसी के टर्म्स में भी आपको फाइंड करना है। ये नोन क्वांटिटीज है आपके पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन रहेगा। तो इसके लिए देखिए 3 मेथड्स है, जो तीनों मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो पहला मेथड जो हम लोग देखेंगे जो सबसे इजी रहता है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ए बी और सी तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर दिया हो तो आप सबसे इजी मेथड जो है वो है स्लोप ऑफ अ लाइन मेथड, स्लोप ऑफ अ लाइन मेथड। ठीक है, आप इस मेथड से जो है अगर आप अप्रोच करोगे तो आपको सबसे इजीली आपको x कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब मैं उसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा वो नेक्स्ट पेज में देखिए वो कैसे होता है। पहले मैं इस प्रीवियस वाले पेज से मैं ले लेता हूँ उस फिगर को, ये हमें यूज़ करना है नेक्स्ट पेज में। तो इस फिगर को आप कट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इस पेज में देखिए ये वाला जो आपका आपको दिख रहा है, ये जो आपका सर्कम सर्कल है, ठीक है, ये x2 y2 था। इसमें देखिए अगर मैं स्लोप मेथड की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा इस लाइन का स्लोप आपको पता है, स्लोप ऑफ AC कितना होगा, पहला मेथड की मैं बात कर रहा हूं। तो स्लोप ऑफ AC कितना होगा, स्लोप ऑफ AC इज नथिंग बट y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x1। तो ये आपका स्लोप ऑफ, ये हो गया AC। उसी तरीके से अगर ये स्लोप ऑफ AC है और ये जो लाइन है, ये लाइन आपको जो दिख रहा है ये परपेंडिकुलर लाइन, इसका स्लोप कितना होगा, ये देखिए अगर आपको ये मिड पॉइंट दिख रहा होगा, ये आपको मैंने बताया कि कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो सेंटर से लाइन परपेंडिकुलर होगा किसी भी कॉर्ड के ऊपर, वो परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट करेगा किसी भी कॉर्ड को। तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यानी ये मिड पॉइंट है इस लाइन का AC का। तो ये मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x3/2 कॉमा y1 प्लस y3/2। ठीक है, तो अगर आपको ये भी पॉइंट पता चल गया, अब देखिए अगर आपको AC का स्लोप पता है तो अगर आप इसको O मान रहे हो सर्कम सेंटर को और इस पॉइंट को आप D मान लो, तो OD का आपको स्लोप पता चल जाएगा कितना होगा। आप कैसे लिखोगे स्लोप ऑफ OD, स्लोप ऑफ OD कैसे लिखोगे, ये देखो स्लोप ऑफ OD लिखोगे y1 प्लस y3 माइनस y1 प्लस y3/2 y1 प्लस y3/2 माइनस y डिवाइडेड बाई x1 प्लस x3/2 माइनस x। ये हो गया आपका OD का स्लोप। सेम मैंने काम किया है। अब देखिए आपको पता होगा, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, अभी स्लोप ऑफ ए लाइन में भी मैंने बताया था कि m1 इंटू m2 जो है, अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक का अगर स्लोप m1 है दूसरे का m2 है, तो हमने निकाल के भी देखा था कि वो आता था tan थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा। वो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है कुछ क्लासेस पहले। तो वो इक्वल टू -1 आता था। दो लाइन का अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये दोनों लाइन जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, AC और OD। तो यानी कि स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ OD इक्वल टू -1 होगा। तो हम लोग नेक्स्ट में देख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ OD इज इक्वल टू -1। तो यहां से देखिए AC का स्लोप कितना है, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x1, और इंटू में OD का स्लोप कितना है, OD का स्लोप आपको दिख रहा होगा y1 प्लस y3/2 माइनस y डिवाइडेड बाई x1 प्लस x1 प्लस x3/2 माइनस x इक्वल टू -1। अब देखिए इस जो इक्वेशन से है, इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अगर आप इसको सॉल्व करोगे कंप्लीटली तो आपको ऐसा दिखेगा y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x1 इज इक्वल टू, अगर इसको इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा आपका x माइनस x1 प्लस x3/2 डिवाइडेड बाई ये हो गया y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस y। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं इस इक्वेशन को, तो आपको दिख रहा है कि बाकी सारे चीज इसमें नोन है, x1 x3 y1 y3 सब नोन है। ओनली जो अननोन क्वांटिटी है वो है x और y। तो मुझे एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा x और y में। तो यहां से मैं एक इक्वेशन बना लूंगा x और y में। उसके बाद
अब देखिए जो सेकंड इक्वेशन मिलेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कर लोगे आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। मैं उतना मतलब उतना अलजेब्रा में जा नहीं रहा हूँ अभी, अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ेंगे तो देख लेंगे। तो ये आपको एक लीनियर इक्वेशन देगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए, अब अगर एक इक्वेशन मिल गया, उसके बाद हम लोग प्रीवियस देखिए दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग स्लोप ऑफ ए बी से बनाएंगे। तो दूसरा इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, आप एक पेज ऐड कर लीजिए और देखिए दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी आप देखिए प्रीवियस, स्लोप ऑफ ए बी, ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप कितना है, इसको लिखेंगे y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इसको लिखेंगे y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। उसी तरीके से स्लोप ऑफ अगर इस पॉइंट को मैं E मान लूं, इफ दिस इज E, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ OE कितना हो जाएगा। अब देखिए ये E पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो स्लोप ऑफ ये जो E पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे आप, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखिए आपको एक और E का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो यहाँ से आप OE का आप स्लोप लिख सकते हो अगर x कॉमा वाई माने हो इसको। तो आप देखिए यहाँ से कैसे मानोगे, तो इसको स्लोप ऑफ OE लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस y डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x। तो ये आपको AB का स्लोप मिल गया, OE का स्लोप मिल गया। और आपको पता है स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ OE ये कितना होगा, ये आपको पता है इक्वल टू -1 होगा, फिर से इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर ये दोनों चीज़ पता है तो आप फिर से आप यहाँ से इक्वेशन बना लो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और ये मल्टीप्लाइड बाई ये वाला कितना हो गया y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस y डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू -1। अब देखिए आपको प्रीवियस जो आपने इक्वेशन बनाया था उसी टाइप का एक इक्वेशन यहाँ से भी मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से भी एक इक्वेशन बना लेंगे किस तरीके से, तो आप इसको नेक्स्ट पेज में इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, ठीक है। ये वाले इक्वेशन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। देखिए इस वाले इक्वेशन को हम लोग आगे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और इसको लिखेंगे हम लोग x माइनस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और इसको लिखेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस y। तो यहाँ से देखिए ये आपको एक सेकंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y मिल जाएगा, क्योंकि देखिए x1 x2 y1 y2 ये सब नोन है। आपको एक इक्विलिनियर इक्वेशन फिर से मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड विल आल्सो गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ y इन टर्म्स ऑफ किसके, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 के टर्म्स में आपको ये सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो ये आप इससे इजिली आप स्लोप ऑफ अ लाइन के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। ये हुआ पहला मेथड। अब इसका फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा, सॉल्यूशन क्या आता है वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा। तो ये एक सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो सिंपली, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता हो तो आप स्लोप ऑफ अ लाइन के मेथड से आप बना के निकाल सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे और इसका फॉर्मूला हम लास्ट में मैं बता दूंगा इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 और y1 y2 y3 क्या आएगा फॉर्मूला वो मैं बता दूंगा। पर नेक्स्ट मेथड हम लोग उससे पहले देख लेते हैं जो नेक्स्ट मेथड की मैं बात कर रहा था। तो देखिए उससे पहले आप ये फिगर को फिर से आप ले लीजिए, ये जो फिगर था आपका इसको मैं फिर से एक बार इस फिगर को मूव कर लूंगा, इसको मैं बना ही लेता हूं। देखिए यहां से आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर से आपके पास वही ट्रायंगल है, ठीक है, और आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका जो दूसरा मेथड बोलता है वो दूसरा मेथड क्या बोलता है, वो दूसरा मेथड ये बोलता है कि सपोज आपके पास आपको आप स्लोप वाले मेथड से नहीं जाएंगे हम। अब हम दूसरा मेथड ये देखेंगे कि सपोज फिर से आपके पास ये आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ था, ये था एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये था अब दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा था, ठीक है, और तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज ऐसा था, और तीनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो आपका सर्कमसेंटर था। तो अब देखिए नेक्स्ट मेथड जो हम लोग फॉलो करेंगे वो फॉलो करेंगे जो सर्कल का रेडियस वाला मेथड होता है। अगर सर्कल का रेडियस देखा जाए तो सर्कल का रेडियस मतलब ये जो डिस्टेंस है OA, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, और ये जो डिस्टेंस है OB, और जो तीसरा डिस्टेंस है OC, ये तीनों आपको पता है रेडियल डिस्टेंस है। मतलब सेंटर से जो
सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस कहलाता है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये आपको पता है। और अगर मैं सपोज ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मुझे गिवन रहेंगे x1 y1 x2 y2 और ये मुझे गिवन रहेगा x3 y3, ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ है और इसको सपोज मैं मान लूँ x, y जो हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 और y1 y2 y3 के टर्म्स में। तो देखिए आपको जब ये वाला कंडीशन पता है तो आप दो इक्वेशन बना सकते हो, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, और दूसरा इक्वेशन एक बना लो ओ ए इक्वल टू ओ सी, या फिर ओ बी इक्वल टू ओ सी भी ले सकते थे, बट मैं सपोज दूसरा इक्वेशन ले रहा हूं ओ ए इक्वल टू ओ सी। तो दो इक्वेशन मुझे मिलेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी और ओ ए इक्वल टू ओ सी। तो इसको मैं बना लेता हूं। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, अब ओ ए को मैं क्या लिखूंगा, ओ ए इज इक्वल टू, पहले देखिए यहां से ओ ए जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ओ ए को y माइनस वाई वन, आप देखिए यहां से इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स वन, इसको अंडू कर लीजिए, x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया ओ ए, दिस वन इज योर ओ ए, ठीक है। y माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, यही तो होता है डिस्टेंस ना, अंडर रूट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आ गया आपका। उसी तरह आप देखिए ओबी को क्या लिख सकते हो आप ओबी को क्या लिख सकते हो, ओबी को यहाँ पे लिखोगे y माइनस वाई टू, इसको लिखोगे अंडर रूट y माइनस वाई टू होल स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स टू होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया ओबी। उसी तरह ओसी भी लिखी लो, कितना आएगा, ओसी विल बी नथिंग बट, ओसी क्या होगा, y माइनस वाई थ्री होल स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स थ्री होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट y माइनस वाई थ्री होल स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स थ्री होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। तो ये देखिए ये आपका जो आ गया, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से आपका ये आ जाता है फॉर्मूला सब। अब देखिए आपको इक्वेशन क्या बनाना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इससे जो इक्वेशन बनेगा वो इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो अंडर रूट दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे y माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर और y माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, और दूसरा लिखेंगे इक्वल टू y माइनस वाई टू होल स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स टू होल स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसमें अननोन क्या है, x और y ही अननोन रहेगा, बाकी सब नोन है। x और y ही अननोन रहेगा ना जी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, x और y का ही टर्म्स अननोन रहेगा, क्योंकि देखिए इधर बनेगा वाई स्क्वायर और इधर बनेगा एक्स स्क्वायर, इधर भी बनेगा वाई स्क्वायर और इधर भी बनेगा एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो टर्म सब बचेगा वो एक्स और वाई का ही टर्म्स बचेगा और बाकी कुछ कांस्टेंट बचेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वन और वाई वन के टर्म्स में कुछ कांस्टेंट बचेंगे, क्योंकि एक्स वन वाई वन तो नोन है तो वो कांस्टेंट की तरह कंसिडर करो उसको, और बाकी जो टर्म्स बचेगा वो एक्स और वाई में बचेगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। तो ये एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा मुझे एक्स और वाई में। दूसरा इक्वेशन जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा यहाँ से y ओ बी इक्वल टू ओ सी अगर करते हैं तो y माइनस वाई टू दोनों साइड अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, y माइनस वाई टू होल स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स टू होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस वाई थ्री होल स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स थ्री होल स्क्वायर। तो ये जो है ये आपका सेकंड इक्वेशन मिला। अब ये भी आपको एक देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों टर्म्स जो आएंगे दोनों साइड वो कैंसिल हो जाएगा, लीनियर आपको एक्स और वाई का टर्म्स मिलेगा, वो सेकंड इक्वेशन बनेगा। तो आपको दो इक्वेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और अब आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे यू कैन इजिली गेट, आपको इजिली मिल जाएगा एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वन वाई वन, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और वाई वन वाई टू वाई थ्री के टर्म्स में। तो अब देखिए इससे भी वही वैल्यू आएगा, अब जो मैंने पहले आपको बताया था इस वाले मेथड से, स्लोप ऑफ लाइन मेथड से, इससे भी जो वैल्यू आता ना दोनों इक्वेशन से वो सेम आता और इस वाले मेथड से भी आपको सेम आता। लेकिन आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से अप्रोच करोगे तो आपको मैं बता रहा हूं कि जितना कॉम्प्लिकेशन आपको फॉर्मूला से होगा ना उससे इजी होगा कि आप स्लोप मेथड से आप डायरेक्टली निकालो और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अदरवाइज अगर फॉर्मूला आप देखना चाहो तो फॉर्मूला मैं फाइनल आपको दे रहा हूं, वो फॉर्मूला भी आप नोट कर लो। एक्स का जो वैल्यू आता है ना वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप अगर आप लिख के निकालना चाहो तो वो इस तरीके का आता है, एक्स विल बी एक्स वन स्क्वायर, ये लिख लो, ये दोनों मेथड से आपको यही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। वो कुछ थोड़ा बस लेंदी प्रूफ है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, वरना यही फॉर्मूला आएगा अगर आप याद करना चाहो तो। एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, ये आएगा एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई वन वाई टू वाई थ्री, और यहाँ पे आ जाएगा वन वन वन
ये डिटर्मिनेंट, ये ऊपर का डिटर्मिनेंट हुआ न्यूमरेटर का, और डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा आपका x1 x2 x3, y1 y2 y3, और ये आ जाएगा 1 1 1। ये आपका ये जो आया, इससे ये जो वैल्यू आएगा आपका पूरा डिटर्मिनेंट का, दिस विल गिव यू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द और सर्कम सेंटर। ये सर्कम सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसको आप रिमेंबर अगर करना चाहो तो कर सकते हो। इससे आप डायरेक्ट आप x1 x2 x3 और y1 y2 y3 अगर दिया हो तो आप सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आप इससे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। और ये सारे सॉल्व करने के बाद भी जो ये दोनों मेथड मैंने बताए, एक डिस्टेंस वाला मेथड जो रेडियल वाला मेथड और दूसरा स्लोप ऑफ अ लाइन वाला मेथड, दोनों से आपको यही फॉर्मूला आएगा। लेकिन मैं इस फॉर्मूला को डायरेक्ट लिख के आपको सॉल्व करने से बेटर मैं बता रहा हूँ कि आपको अच्छा होगा कि ये आप इक्वेशन लिख के वो स्लोप वाला मेथड से बना लो तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो ये वाला आपको डिटर्मिनेंट भी तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से अच्छा वो मेथड होगा। लेकिन आप इसको भी याद रख सकते हो। तो x का कोऑर्डिनेट ऐसे आएगा और y का जो कोऑर्डिनेट आता है वो भी लिख लो आप। y का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो भी इस तरीके का आता है। इट विल बी लाइक दिस कि आपको न्यूमरेटर जो है वो आएगा आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका x1 x2 x3, और ये 1 1 1, और ये डिवाइडेड में डिनोमिनेटर जो है वो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये सेम डिनोमिनेटर, ये माइनस साइन रहेगा, y नेगेटिव, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसके आगे नेगेटिव लगाना है। ये y इक्वल टू माइनस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय 2 x1 x2 x3 और y1 y2 y3, और ये 1 1 1। तो ये आपका y का जो कोऑर्डिनेट देगा, मतलब सर्कम सेंटर के जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आपका इस फॉर्मूला से आपको फाइंड हो जाएगा। और जो दोनों मेथड मैंने बताए उन दोनों से भी जब आप कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे, x और y को सॉल्व करोगे, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस टाइप से ही आएगा। अब ये देखिए, ये वैल्यू सब मेरे को नोन है, तो ये सब आपको दिखने में स्क्वायर दिख रहा है। जब वैल्यूज आ जाएंगे तो ये सारे वैल्यू बन जाएगा, लीनियर वैल्यू बन जाएगा, मतलब कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू बनेगा आपको। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो आप इसे डायरेक्टली आप सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन है तो ये हो गया आपको, ये आपको मेथड हो गया स्लोप ऑफ अ लाइन मेथड और रेडियल मेथड से आपको ये फॉर्मूला आपका आप यूज कर सकते हो x के लिए और y के लिए, अगर सर्कम सेंटर का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो। और अदरवाइज नहीं तो आप सॉल्व कर लो स्लोप ऑफ अ लाइन मेथड से, और आप उसके बाद इजीली आपको इक्वेशन मिल जाएगा। मैं प्रॉब्लम भी आगे बताऊंगा तो आपको दिखेगा कि वो भी बहुत ईजी मेथड है। तो ये आपको हो गया। अब मैं नेक्स्ट मेथड जो सर्कम सेंटर के लिए बात करना चाहूंगा वो मेथड है जो आपका साइन लॉ मैंने पढ़ा है। उस साइन लॉ के बेसिस पे मैं मतलब एंगल के फॉर्म में आपको दिखाऊंगा कि सर्कम सेंटर के फॉर्मूला को हम लोग एंगल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसका भी बहुत सारा यूसेज आता है इसीलिए, और उससे हमें बहुत कुछ नया चीज़ भी पता चलता है, तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर्कम सेंटर का जो साइन वाला फॉर्मूला है वो भी हम देखेंगे, और उसका यूज़ क्या है वो भी हम देखेंगे। वो एरिया डिटर्मिनेशन में बहुत काम आता है कि अगर आपको सर्कम सेंटर से अगर आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो किसी दो वर्टिसेस को लेके, तो आप उस एरिया को कैसे रेशियो में लिख सकते हो टू द रेशियो ऑफ होल ट्रायंगल, वो भी हम देखेंगे। वो भी एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, तो वो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और इसको आप रिवाइज कीजिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।